हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लॉकडाउन को। हैं, चलो एंजॉय तो खैर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हाँ पालन ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए ठीक है। तो आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12th क्लास में। आज मैं चैप्टर फर्स्ट का एक नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास, इकोनॉमिक्स क्लास 12th। ठीक, तो बच्चों आज हम जो मेन चीज़ें देखने वाले हैं, सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं आज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बच्चों कल हमने इन्वेस्टमेंट देखा था, जिसमें हमने दो टाइप के इन्वेस्टमेंट देखे थे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की पहले हमने परिभाषा देखी थी कि आप कैपिटल फॉर्मेशन, एक प्रोसेस होता है कैपिटल फॉर्मेशन का, जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, निवेश कहते हैं। तो उसमें हमने दो टाइप के निवेश देखे थे हमने मेनली। एक हमने फिक्स्ड निवेश देखा था, स्थायी निवेश, और एक हमने इन्वेंट्री निवेश देखा था। ठीक है, तो वो तो हमारे दो टाइप के इन्वेस्टमेंट हैं। उसके अलावा कुछ और भी हमारे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कि एक हमारा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बच्चों कोशिश करो कि ये शब्द आप अंग्रेजी में ही याद रखो, ठीक है, क्योंकि इनका हिंदी बहुत टफ है। और जब आपका पेपर आता है ना, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर हम हिंदी में नहीं पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझा आपको हिंदी में ही रहा हूँ, लेकिन जो कुछ टर्म्स ऐसे हैं जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको हिंदी भी बोलूँगा, और जहाँ ज़रूरत मैं आपको अंग्रेजी में लिखा रहा हूँ तो वहाँ आप अंग्रेजी में ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। हालाँकि मैं दोनों का, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखूँगा, जो भी आपको, बट कोशिश करें कि इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें आप। ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स आगे भी आपके काम आएंगे। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो वहाँ सब इंग्लिश होता है, तो इसलिए आप बेहतर है कि आप इंग्लिश में याद रखें। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसको हम सकल, ग्रॉस माने होता है कुल, पूरा, कंप्लीट। ग्रॉस माने क्या होता है, टोटल, कंप्लीट। ठीक है, एक तरीके से टोटल इन्वेस्टमेंट है या, ठीक है, ग्रॉस का मतलब आप समझ लीजिए एक तरीके से टोटल। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं सकल निवेश। क्या बोलते हैं बच्चों, सकल निवेश। इसको हम आज पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो इसके बाद हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्रॉस इन्वेस्टमेंट के बाद निवल निवेश, जिसको हम नेट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो नेट माने होता है शुद्ध, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध निवेश। शुद्ध निवेश, या एक शब्द इसके लिए और इस्तेमाल किया जाता है, जो हम कभी कभी इसको हम निवल निवेश भी कह देते हैं, निवल निवेश। ठीक, तो ये हम दो टॉपिक आज देखेंगे, और एक लास्ट में हम कवर करेंगे अगर टाइम बचा तो डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास, मूल्य में कमी। ठीक है, किसी के मूल्य में कमी, मूल्य ह्रास। तो समझ गया होगा डेफिनेशन कुछ कुछ डेप्रीशिएशन की, ये हम कवर करेंगे। तो ये तीन हम चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों में क्या बेसिकली अंतर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप अभी हम पहला टॉपिक लेते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक, देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों मैं आपको एक ही एग्जांपल से समझा दूंगा, और इतना अच्छे से समझ में आएगा आपके कि आप को मतलब दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम, हैं शुरू करते हैं ग्रॉस। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड, और दूसरा हम पढ़ेंगे वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट। इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे और इनके बारे में जानेंगे डिटेल में। ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं इसको सकल निवेश एवं और शुद्ध निवेश, या निवल निवेश, शुद्ध निवेश। ठीक, चलिए, तो बच्चों एक एग्जाम्पल से इसको समझने का हम कोशिश करते हैं, फिर उसको हम थ्योरी में लिखेंगे। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आपकी एक कंपनी है। तो अभी उसमें क्या है, आपकी कंपनी में आपने अभी उसमें जो आपकी मशीन है, कंपनी में जो आपकी मशीन है, ठीक है, अभी आपके पास क्या है, मान लीजिए दो मशीन थी, ठीक है, या तीन मशीन थी। मान लीजिए तीन मशीन आपकी कंपनी में है अभी। ठीक है, ये आपकी कंपनी है। मान लीजिए हम 2017 की बात कर रहे हैं, सन ईयर 2017। ठीक है, मैं आपकी कंपनी में तीन मशीनें थी। ठीक है, उसके बाद ये एक केस वन है। ठीक है, केस वन मतलब एक केस हम ये ले लेते हैं, फिर एक दूसरा केस लेंगे। ठीक है, पहले केस वन मान लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 2017 में एक कंपनी लगाई, जिसमें आपने तीन मशीनें लगाई। अब चूंकि ये मशीन है, तो इस मशीन से आप क्या करोगे, पैसा कमाओगे।
ठीक है, दूसरे प्रोडक्ट तैयार करोगे, यानी कि ये किस तरीके की वस्तु है, कैपिटल गुड्स है। मशीनें क्या होती हैं, कैपिटल गुड्स होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपने 2017 में 3 पूंजीगत वस्तुएं यानी कि 3 मशीन से आपने अपनी कंपनी की शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपको आपका भाई कंपनी से आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए आप क्या बना रहे हैं, इस मशीन से बिस्किट्स बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं आप, बिस्किट्स बना रहे हैं। अब आपके बिस्किट्स मार्केट में बहुत पॉपुलर हो गए। ठीक है, खूब खपत हो रही है उसकी, खूब कंज्यूम हो रहा है। तो आपको ये लगा कि 2019 की आज की हम बात करें, 2020 की हम बात करें, तो आपके सामने ये चीज़ आई कि भैया हमारे बिस्किट्स तो बहुत बिक रहे हैं मार्केट में, तो क्यों ना हम अपने बिस्किट्स का प्रोडक्शन बढ़ाएं, क्यों ना हम अपने बिस्किट का प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो आपने क्या किया, बिस्किट का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, जब आप और मशीनें लेके आएंगे। तो आपने क्या देखा कि भैया 3 मशीनें तो जो आपकी पहले से थी वो तो थी 3 मशीनें तो आपकी पहले से थी। ठीक है, आपने इसमें 4 मशीनें और खरीदी, 4 मशीन आपने और खरीदी। समझ में आया नहीं है? तो अब 2020 में ये स्थिति बन गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपने ये 4 मशीनें और नई खरीदी, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नेट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, नेट इन्वेस्टमेंट। ये चीज़, इसी को हम बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक, क्या बोलेंगे इसे बच्चों, नेट इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो ये पूंजी थी, कौन सी पूंजी थी, ये कैसी वस्तुएं थी आपकी, पूंजीगत वस्तुएं। तो पूंजीगत वस्तुएं पहले 3 थी, अब पूंजीगत वस्तुएं 7 हो गई, यानी कि आपकी पूंजीगत वस्तुओं का जो स्टॉक था, भंडार था, वो क्या हो गया, बढ़ गया, 3 से 7 हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, शुद्ध निवेश या नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप ये कह सकते हो सीधे सीधे शब्दों में कि 2020 में 4 मशीनों का हमने इन्वेस्टमेंट और किया। ठीक है, तो जो ये नया माल आपने खरीदा, जो नई मशीनें आपने खरीदी, इसी को हम नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कह सकते हो कि 2020 में हमने ये और एक और 4 मशीनों का नया इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि हो गई आपके। पहले पूंजीगत वस्तुएं कितनी थी, कैपिटल गुड्स 3 थी, अब कैपिटल गुड्स कितनी हो गई, 7 हो गई, यानी कि 4 से बढ़ गई। तो यानी कि आप कह सकते हो कि आपका कैपिटल गुड्स में, कैपिटल गुड्स जो था आपका, कैपिटल गुड्स के स्टॉक में आपकी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये वृद्धि का सिंबल है, वृद्धि हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स के स्टॉक में वृद्धि को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। या एकदम बिल्कुल ही कुछ भी समझ में ना आया ना, तो सीधे सीधे बोल दो, जो भी हम हर साल, ठीक है, एक मतलब हर साल मतलब कोई भी एक समय सीमा लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर समय सीमा में या निश्चित अवधि में हम अपने जो भी हम नया कैपिटल गुड खरीदते हैं, नई पूंजीगत वस्तुएं खरीदते हैं, तो वो नई पूंजीगत वस्तुओं को या नया एसेट जो आप खरीद, नई पूंजीगत वस्तुएं या नया एसेट जो आप खरीद रहे हो, ठीक है, नया माल आप जो खरीद रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप बेहतर होगा अगर इस तरीके से बोलें तो और भी अच्छा होगा कि किसी भी एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुएं यानी कि कैपिटल गुड्स के स्टॉक में जो वृद्धि होती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। या बिल्कुल भूल गए, समझ में नहीं आ रहा है, तो सीधे सीधे ये बोल दो, एक निश्चित समय अवधि में, ठीक है, एक नया निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं में नई पूंजीगत वस्तुएं जो हम खरीदते हैं, नया माल जो खरीदते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, अब एक केस तो ये था। अब एक केस इस तरीके से मान के चलो बच्चों, एक दूसरा केस लेते हैं। ठीक है, अब मान लो ऐसी कंडीशन हो आपके सामने कि मान लीजिए आपने 2017 में आपने 3 मशीन खरीदी थी। ठीक है, फिर आपने बिस्किट्स बनाए, बिस्किट्स की डिमांड आपकी क्या हो गई, बढ़ने लगी, खूब मार्केट में बिस्किट बिक रहा है। लेकिन 2020 में आपने क्या सोचा कि जब मार्केट में बिस्किट बिक रहा है तो यार क्यों ना हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, जब मशीनें आप बढ़ाएंगे, तो आपने 4 नई मशीनें खरीदने का सोचा। तो 3 मशीनें तो पहले से थी आपकी, तो आपने प्लस 4 मशीनें और खरीद ली। ठीक है, तो 4 मशीनें और खरीद ली, तो यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट 4 मशीनों का कर दिया आपने। लेकिन साथ साथ में आपको क्या देखा आपने कि यार ये पुरानी जो 3 मशीनें हैं ना, इसमें 2 मशीनें तो ठीक हैं हमारी, एक मशीन में कमी आ गई है, एक मशीन हमारी ख़राब हो गई है। ठीक है, तो यानी कि एक मशीन को आपने क्या करा, रिप्लेस किया। ठीक है, तो 2 मशीनें तो आपकी वही रही पुरानी वाली। ठीक, तो एक मशीन को आपने क्या करा, 1 मशीन आपने क्या करी, रिप्लेस करी। ठीक है, यानी कि उसको रिप्लेस किया, है ना, उसको, इस वाली मशीन को आपने खराब वाली मशीन को बेच के नई मशीन खरीदी आपने, एक मशीन को रिप्लेस किया। तो कुल मिला के जो आपका अब जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका, यहाँ पे 4 नई मशीनें खरीद रहे हो और प्लस एक पुरानी मशीन को आप क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 4 मशीन ये और एक मशीन आपने जो रिप्लेस करी। ठीक है, तो ये जो पूरा कुल इन्वेस्टमेंट है आपका, इसको हम बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे इसको हम, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ में आया नहीं आया भैया,
जो भी आपका पुराना स्टॉक में जो भी आपने रिप्लेसमेंट किया और नया जो आपने जोड़ा, इन दोनों के सम को, इन दोनों के योग को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन केवल और केवल जो हम नया माल खरीद रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि शुद्ध निवेश। और ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया आपका? सकल निवेश। जहाँ पे पुराना स्टॉक में कुछ रिप्लेसमेंट या टूट फूट जो भी हुई उसको आपने जो ठीक कराया या नया, या उसको बेच के नया लिया, रिप्लेसमेंट या रिपेयरमेंट जो भी कराया वो, वहाँ जो पैसा लगा वो, और 4 मशीनें जो आपने खरीदी वो, ये पूरा टोटल ये सब मिलाकर ये आपका क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? चलिए, अच्छा एक बात बताइए, इसमें चलिए वो हम बाद में देखेंगे। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अब हम इसको आप लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में बहुत अच्छे से ये आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। बच्चों, परिभाषा लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा इसमें और समझा दूँ। देखिए पीछे ही है, मुझे समझा देना चाहिए, मैं उसको स्किप करना चाह रहा था लेकिन चलो समझाता हूँ, क्योंकि उसके बिना आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए बच्चों, ये जो आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पे क्या है, ये 4 मशीनें आपने नहीं खरीदी थी और एक मशीन आपने रिप्लेस की थी। ठीक है, यानी कि क्या है कि पुराना स्टॉक जो था आपका 3 मशीनों का, उसमें एक मशीन आपकी खराब हो गई। कहने का मतलब क्या है कि पुराना जो इन्वेस्टमेंट था ना उसमें कुछ कमी आ गई, है ना। पुराने इन्वेस्टमेंट में कुछ कमी आ गई, मतलब 2 मशीनें तो ठीक थी, एक मशीन ख़राब हो गई तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ा। मान लीजिए 5,000 की 25,000 की मशीन खरीदी थी, मान लो नई जब खरीदी थी तो 25,000 की खरीदी थी, जब ख़राब हो गई तो आपने इसको 10,000 की बेची। ठीक है, 10,000 की बेची, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको 15,000 का तो नुकसान हो ही रहा है ना। तो यही क्या होता है, आपका मूल्य ह्रास होता है, डेप्रीशिएशन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डेप्रीशिएशन। समझ में आया? देखो दोबारा समझाता हूँ। मान लीजिए आपने इसमें इस समय 3 मशीनें आपने 2017 में खरीदी थी। ठीक है, जब बिस्किट बनाने के लिए, ठीक है, जब आपका प्रोडक्शन बिस्किट का खूब बढ़ा, मार्केट में डिमांड बढ़ गई, तो आपको बिस्किट का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा। बिस्किट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको मशीनें और चाहिए थी। आपने 4 नई मशीनें खरीदी। आपने क्या करा? 4 नई मशीनें खरीदी। ठीक है, 4 मशीनें खरीदनी नहीं तो खरीदी आपने, लेकिन फिर आपने ये भी देखा कि भाई पुरानी जो 3 मशीनें हैं उसमें 2 मशीनें तो ठीक से काम कर रही हैं, लेकिन एक मशीन जो है हमारी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो उस मशीन को आपने बेचा, जितने भी थोड़े बहुत रुपए में बिकी तो बिकी, बेच दिया, जो भी पैसे मिले वो आपने ले लिया, और नई मशीन फिर से आपने नई मशीन खरीदी, आपने उसमें पैसा लगाया। तो कहने का मतलब क्या है कि पुराने स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, पुराने स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं। पुराने स्टॉक में आप क्यों पैसा लगा रहे हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू है पुराने स्टॉक की वो कम हो गई है। ठीक है, उसमें कम खराबी हो गई है या कमी आ गई है। तो इसी जो पुराने स्टॉक में आपके मूल्य में जो कमी आ गई है, पुराने स्टॉक के मूल्य में जो कमी आ गई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास। क्या बोलते हैं उसी को बच्चों? हम डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास। समझ में आया नहीं आया? भाई सीधी सीधी एक उदाहरण से और समझ लो। मान लीजिए आज आपने एक गाड़ी खरीदी। ठीक है, आज आपने एक गाड़ी खरीदी। ठीक है, अब ये गाड़ी आपने मान लीजिए 5 लाख की खरीदी। ठीक है, 5 लाख की आपने ये गाड़ी खरीदी। ठीक, अब कुछ समय बाद क्या हुआ, ये गाड़ी आपने चलाई। ठीक है, 2 साल बाद आप जब इस गाड़ी को बेचोगे तो क्या 5 लाख की बिक जाएगी? नहीं। कितने की बिकेगी भाई? 3.5 लाख की बिकेगी या 2 लाख की बिकेगी। मतलब जो आपने एक्चुअल पैसा लगाया था उतने की तो नहीं बिकेगी ना, उसके रेट में कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मूल्य ह्रास। ठीक है, क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास। या मान लो ये आपकी गाड़ी टोटली खराब ही हो गई, चल ही नहीं पा रही है। ठीक है, तो अब इस गाड़ी को रिप्लेस करना है, यानी कि इसको बेचोगे आप। 5 लाख की खरीदी तो अब मान लो 50,000 की बिकी। तो कहने का मतलब जो भी ये पैसे में कमी आई, इसी को हम क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास। जो आपकी जेब से जा रहा है, फालतू जा रहा है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इस केस में यही तो था। पहले वाले केस में था भाई मशीनें हमारी खराब ही नहीं हुई थी, सब बढ़िया चल रहा था, हमने 4 मशीनें और जोड़ ली। तो हमने क्या किया यहाँ पे? कैसा इन्वेस्टमेंट किया? नेट इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि हमने पुराने स्टॉक में कोई पैसा नहीं लगाया। पुराना स्टॉक हमारा बढ़िया चल रहा है, कोई खराबी, कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी कि केवल और केवल नया इन्वेस्टमेंट किया, नई मशीनें खरीदी, नई मशीनों को खरीदने में आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो इसी को नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यहाँ पे कोई भी मूल्य ह्रास नहीं है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, नई मशीनें तो आपने 4 खरीदी, लेकिन पुरानी मशीन को में भी आपने रिप्लेसमेंट किया। यानी कि यहाँ पर क्या है, नेट नया पैसा तो लगाया, नया मशीन तो खरीदी, प्लस आपका मूल्य ह्रास भी शामिल है, डेप्रिसिएशन भी शामिल है। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डेप्रिसिएशन कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो अब आप परिभाषा लिखिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या सकल निवेश क्या होगा बच्चों? क्या होगा सकल निवेश या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? भाई क्या होगा, एक निश्चित समयावधि में
हिंदी वाले लिख लें, फिर अंग्रेजी में भी लिखवा देता हूँ। एक निश्चित समय में या एक निश्चित समयावधि, एक निश्चित कोई समयावधि, कोई समय टाइम पीरियड है, ठीक है, उसमें क्या करा आपने, एक समयावधि में पूंजीगत वस्तुओं यानी कि कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं मतलब कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, रिमेंबर करो, याद करो, कैपिटल जिन जिन वस्तुओं से हम लाभ पैदा करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हीं को तो हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, है ना। तो मशीनें क्या हैं, कैपिटल गुड्स तो हैं, क्योंकि मशीनों से हम क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं। कंपनियों में मशीनें क्या होती हैं, कैपिटल गुड्स होती हैं। एक निश्चित समयावधि में, ठीक है, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में, स्टॉक माने भंडार, यानी कि उनका भंडार जो है, स्टॉक में कुल वृद्धि, कुल वृद्धि क्या कहलाती, क्या कहलाती है, सकल निवेश कहलाती है, सकल निवेश कहलाती है, ठीक है। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, पुराना कोई रिपेयर होता है या रिप्लेसमेंट होता है, उसका भी वो भी खर्चा हम इसमें जोड़ते हैं, यानी कि मूल्य ह्रास भी जोड़ते हैं। इसमें लिखेंगे, इसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, इसमें मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन भी शामिल होता है कि नहीं होता है भैया। पुराना तो खरीदा आपने, नया तो खरीदा आपने, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट तो है ही है, इसमें नेट इन्वेस्टमेंट तो शामिल है ही है, प्लस इसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल है, तो तभी तो आपका क्या बनेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बनेगा, ठीक है भाई। आप यहाँ से फॉर्मूला भी बना सकते हैं भाई, क्या बन गया फॉर्मूला, सकल निवेश, सकल निवेश इज इक्वल टू, भाई नया माल खरीदा आपने, तो नया माल खरीदने को क्या बोलते हैं हम, शुद्ध निवेश। नेट इन्वेस्टमेंट तो आपने किया ही किया, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस जो भी आपका मूल्य ह्रास हुआ था वो भी है इसमें, मूल्य ह्रास भी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद करिएगा, काफ़ी पेपर में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन भी बना सकते हो, सकल निवेश क्या, अगर आपको ये परिभाषा भूल गए आप सीधे बोल दो सकल निवेश क्या होता है, शुद्ध निवेश और मूल्य ह्रास के योग को क्या बोलते हैं, सकल निवेश कहते हैं। कितनी आसान परिभाषा बन गई, ठीक है। तो सीधे सीधे आप ये इसकी ये वाला परिभाषा याद नहीं कर पा रहे हो तो आप ये वाली परिभाषा बोल दो कि सकल निवेश जो होता है वो शुद्ध निवेश और मूल्य ह्रास के योग को क्या बोलते हैं, हम सकल निवेश कहते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश वाले लिख लो इसको, इसी परिभाषा इस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स, शामिल करता है या रखता है, इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर, खर्चा जो भी आपने नए माल में खर्चा किया है वो, और पुराना जो रिप्लेस किया है उसमें जो खर्चा होता है, दोनों का योग क्या होता है आपका, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो वही लिख रहा हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ, ऑन द परचेज ऑफ न्यू गुड्स। कौन सी गुड्स होंगे ये, कैपिटल, ब्रैकेट में ले लो, कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स, ठीक है, ऑन परचेज ऑफ या परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ठीक है, सही है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो भी हमने खर्चा किया है कैपिटल गुड्स पे, नए कैपिटल गुड्स पे, और जो हमारा मूल्य ह्रास हुआ है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि इंग्लिश में लिखोगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट जो किया था आपने, नई मशीनें खरीदी थी वो, प्लस जो आपका पुराने स्टॉक में जो आपको घाटा हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है वो, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। द सम ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक लाइन में अगर ऐसे भी लिख दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या था, अब तो नेट इन्वेस्टमेंट समझ ही गए होगे, खुद से भी लिख सकते हो, नेट इन्वेस्टमेंट या शुद्ध निवेश क्या होता है, एक निश्चित, यहाँ परिभाषा थी, एक निश्चित समयावधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि सकल निवेश कहलाती है। तो यहाँ लिखोगे आप, ये लाइन दोबारा लिखोगे कि एक निश्चित समयावधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में जो वृद्धि करी है आपने, पहले 4 थी, अब 3 थी, अब 7 कर ली, तो 4 बढ़ गई। तो ये जो 4 बढ़ गई इसी को हम क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट, और इसमें क्या है, मूल्य ह्रास शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो इसको एक तरीके से लिखते हो कि ग्रॉस नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से मूल्य ह्रास को घटा दें,
भाई यहाँ देखो ना आप, यहाँ शुद्ध, यहाँ आप करो शुद्ध निवेश इज इक्वल टू सकल निवेश माइनस, यहाँ ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो शुद्ध निवेश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। यानी कि सकल निवेश में से मूल्य ह्रास को हटा दें अगर हम, तो क्या क्या मिलता है हमको, शुद्ध निवेश मिलता है। ठीक है, तो सब सिंपल लिख दोगे, इसमें नेट इन्वेस्टमेंट क्या इंक्लूड करता है ये, इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ न्यू गुड्स, न्यू कैपिटल गुड्स ओनली। केवल और केवल नए कैपिटल गुड्स के परचेज में जो खर्चा हुआ है, नया कैपिटल गुड्स जो हमने खरीदा है उसमें जो खर्चा हुआ है वही नेट इन्वेस्टमेंट है। बाकी पुराना जो हमारा मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन हुआ है वो नहीं, केवल ओनली लिखा है ना, तो केवल इसी में जो खर्चा हुआ वही बस। ठीक है, तो आगे लिख भी दो ये लाइन, इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इसमें मूल्य ह्रास शामिल नहीं होता है। ठीक है, सही है। तो नेट इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया बेटा, यहीं से निकाल लो नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, यहाँ ये डेप्रिसिएशन प्लस में है, यहाँ जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो वही लिख दो यहाँ पे इसमें, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। सीधी सीधी बात है कि नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक डेप्रिसिएशन का अंतर है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जो नया माल खरीद रहे हैं उसमें हम डेप्रिसिएशन को भी जोड़ते हैं, और लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, जो नया माल खरीद रहे हैं, ठीक है, केवल उसी को जोड़ते हैं, डेप्रिसिएशन को नहीं जोड़ते हैं। यानी कि कह सकते हो दूसरे शब्दों में कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर हम डेप्रिसिएशन को हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। तो ये रहा बच्चों आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट की आप हिंदी में परिभाषा क्या बनाओगे, हिंदी में बना दोगे, एक निश्चित समयावधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि, यहाँ वहाँ क्या था, यहाँ पे था कुल वृद्धि। कुल वृद्धि कब होती है, जब हम नया माल प्लस मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन दोनों शामिल करें। लेकिन शुद्ध वृद्धि क्या होती है, केवल और केवल हम नया माल शामिल करें, डेप्रिसिएशन शामिल, मूल्य ह्रास शामिल ना करें। वस्तु के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि, इसलिए यहाँ पे शुद्ध वृद्धि लिखा है। शुद्ध वृद्धि क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, शुद्ध निवेश कहलाती है, शुद्ध निवेश कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब लिख दो ये लाइन, इसमें मूल्य ह्रास शामिल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। अब तीसरा बचा हमारा लास्ट वाला डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन भी आप समझ ही गए होगे, अब तो पूरा आप डेप्रिसिएशन भी समझ ही गए होगे, तो आप परिभाषा बस उसकी लिख लो कि डेप्रिसिएशन क्या हुआ, या इसको बोलते हैं मूल्य ह्रास। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, मान लीजिए हमने कोई वस्तु खरीदी, तो उस वस्तु का जो मूल्य में वृद्धि, उसके मूल्य में जो कमी हो रही है, उसकी वैल्यू में जो कमी हो रही है, ठीक है, किस कारण कमी हो रही है, उसमें टूट फूट होने के कारण, या उसमें कोई पार्ट्स खराब होने के कारण, या उसमें कोई रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, पार्ट खराब हो गया, डैमेज हो गया, या उसमें कोई सामान्य छोटी मोटी टूट फूट के कारण जो भी उसकी वैल्यू में कमी हो रही है, उसके पैसे में कमी जो हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं, हम मूल्य ह्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको कि एक निश्चित समयावधि में पूंजीगत वस्तुओं के कैपिटल गुड्स के पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में, ठीक है, सामान्य टूट फूट, ठीक है,
सामान्य टूट फूट या सामान्य टूट फूट या आकस्मिक जो उसमें क्या होता है या अचानक दुर्घटना के कारण या अचानक कोई दुर्घटना जैसे घट जाए या उसके पार्ट डैमेज हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, कारण जो कमी आती है उसे क्या बोलते हैं हम? मूल्यह्रास बोलते हैं। उसे मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित समयावधि में पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में सामान्य टूट फूट या अचानक दुर्घटना के कारण जो कमी आती है उसे हम क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? अब यहाँ से फॉर्मूला निकाल लो इसका। भाई फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप? भाई हमने क्या पढ़ा था? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, GI, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब यहाँ से डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला निकाल लो। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। बन गया ये फॉर्मूला। ठीक, तो मूल्यह्रास इज इक्वल टू सकल निवेश माइनस शुद्ध निवेश। ठीक, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना तो ये फॉर्मूला आपकी बहुत मदद करेगा। देखो ये फॉर्मूला आपकी कितनी मदद कर सकता है। ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बन गया इससे। ठीक है, यहाँ से आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का आप ये बना ही चुके हो। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट का यहाँ से कैसे बना दोगे आप? नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा बताओ? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन। ये फॉर्मूला आपको बहुत मदद करेगा। अगर आप तीनों की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन तीनों की परिभाषा भूल गए हो, सिंपल लिख दो। पूछा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है तो आप बोलोगे नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन के सम को क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। पूरे नंबर मिलेंगे इस डेफिनेशन में। और ये फॉर्मूला लिख दो। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज डेप्रिसिएशन तो आप बोलो डेप्रिसिएशन क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। पूरे नंबर मिलेंगे इस डेफिनेशन में। अब आपसे पूछता है नेट इन्वेस्टमेंट क्या, तो आप बोलो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन के डिफरेंस को नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कैसे बोलोगे? सकल निवेश क्या होता है? शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास के योग को सकल निवेश कहते हैं। मूल्यह्रास क्या होता है? सकल निवेश में से शुद्ध निवेश को घटाने पर हमें मूल्यह्रास मिलता है। शुद्ध निवेश क्या होता है? सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटाने पे हमें क्या मिलता है? शुद्ध निवेश मिलता है। तो ये था बच्चों आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक है हमारा कि डेप्रिसिएशन होता क्यों है। ठीक है, रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन, कारण क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के? रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के कारण क्या होते हैं। ठीक है, मूल्यह्रास होता क्यों है? मूल्यह्रास होता क्यों है? मूल्यह्रास क्यों होता है? किस वजह से मूल्यह्रास होता है? किसी भी वस्तु के या किसी भी कैपिटल गुड्स के, पूंजीगत वस्तु के मूल्य में कमी क्यों आती है? मूल्यह्रास के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है पूछने के लिए, कई बार लिखने के लिए। तो मूल्यह्रास कई कारणों से होता है बेटा। जैसे एक तो पहला कारण है इसका नॉर्मल टूट फूट। ठीक है, या नॉर्मल वियर एंड टीयर, क्या बोलते हैं इसको? वियर एंड टीयर, नॉर्मल वियर एंड टीयर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सामान्य टूट फूट। भाई सामान्य टूट फूट जो होती है हमारी, छोटी मोटी टूट फूट के कारण जो है उसके मूल्य में क्या होती है? किसी भी कैपिटल गुड्स के, मशीन के कैपिटल गुड्स के मूल्य में कमी आती है। कोई छोटे मोटे छुटपुट उसमें पेच ढीला हो गया या उसका कुछ पार्ट चटक गया, टूट गया। ठीक है, तो इस छोटी मोटी टूट फूट के कारण भी उसके वैल्यू में क्या आती है? कमी आती है, उसकी मूल्य में कमी आती है, उसके मूल्य में ह्रास होता है। ठीक है, और क्या कारण हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है एक्सीडेंटल डैमेज। एक्सीडेंटल डैमेज, ठीक है। ठीक है, तो इसको एक्सीडेंटल डैमेज हो गया उसमें। ठीक है, जैसे मतलब उसमें दुर्घटनापूर्ण कोई टूट फूट हो गई। ठीक है, दुर्घटनापूर्ण टूट फूट, मान लीजिए वो गाड़ी कोई मशीन है आपकी, वो चल रही है, अचानक से उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, मशीन आपकी ख़राब हो गई, तो एक्सीडेंटली उसमें दुर्घटनापूर्ण उसमें कोई डैमेज हो गया। ठीक है, तो इस कारण भी उसमें क्या होता है? उस मशीन के मूल्य में कमी आती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग से पूछ लेता है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। ऑब्सोलीसेंस, ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। ठीक है,
एक्सपेक्टेड माने क्या हुआ, जिसकी उम्मीद की जाए, आशा की जाए, ठीक है। ऑब्सोलीसेंस, ये जो शब्द है ना बेटा ऑब्सोलीसेंस, ये शब्द बना है आपका ऑब्सोलीट से। किससे बना है, अंग्रेजी के शब्द ऑब्सोलीट से। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना हो जाना, ठीक है। इस मतलब उसमें मतलब एक तरीके से आउटडेटेड हो जाना, ठीक है। मतलब उस आउटडेटेड हो गया, ठीक है, पुराना हो गया, ठीक है, अब चलन में नहीं है, पुराना कहते हैं ना यार ये आउटडेटेड माल है, अपडेट माल लाओ हमारे, ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, ये आउटडेटेड माल है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब है कि ऐसा मतलब एक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद करता है, जो बिजनेसमैन होता है इसकी उम्मीद करता है, वो ये मान के चलता है कि एक टाइम के बाद जो है ऐसा हो सकता है मेरे बिजनेस में, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रत्याशित, प्रत्याशित अप्रचलन, अप्रचलन, ठीक है। जैसे अब ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस अभी आपको और समझ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपका ये इसके कारण भी मूल्य में ह्रास होता है, वस्तु कैपिटल का कैपिटल जो गुड्स होते हैं उसके रेट्स में, उसके मूल्य में कमी इसके कारण भी आती है। कैसे, अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है, जैसे कोई आदमी है उसने अपना कोई बिजनेस खोला, उसने 4 मशीनें खरीदी, तो हो सकता है वो मशीनें आज चल रही हैं, उसकी टेक्नोलॉजी आज चल रही है, कल को नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ जाए, ठीक है, तब थोड़ी ना वो मशीनें चलेंगी, तब तो उसमें उसके वैल्यू में कमी आ जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे पहले के ज़माने में कलर टीवी नहीं होते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, तो उस समय सारी कंपनियां ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाती थी, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाने वाली जो भी मशीनें थी वो खूब चलती थी, खूब बढ़िया काम करती थी, उन मशीनों की खूब वैल्यू थी। लेकिन अब ब्लैक एंड वाइट टीवी जो है कलर टीवी आ गई, तो अब आज के ज़माने में जो मशीनें ब्लैक एंड वाइट टीवी बना रही हैं उनकी कोई वैल्यू होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी, उनका तो ऑटोमेटिकली रेट कम हो गया होगा, कोई खरीद भी नहीं रहा होगा उनको। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्यों आता है, टेक्नोलॉजी में चेंज के कारण, टेक्नोलॉजी में बदलाव, तकनीकी में बदलाव होने के कारण, ठीक है। ये 2 कारणों से आता है आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक कारण आने का इसका क्या है कि टेक्नोलॉजी में बदलाव हो गया, तकनीकी में चेंज हो गए। पहले तकनीकी मोबाइल मान लीजिए, अब उदाहरण लेते हैं मोबाइल का, पहले तकनीकी चलती थी 2G 3G, ठीक है, अब आज के ज़माने में 4G चल रहा है, तो 2G को डेटा खरीदता है, कोई नहीं खरीदता है, तकनीकी बदलाव आ गए उसमें, तो है ना। तो टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण भी हमारा क्या होता है, किसी भी कैपिटल गुड्स के मूल्य में कमी आती है, ह्रास होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्योंकि ये बिजनेसमैन, अब ऐसा जब आप कोई बिजनेस लगाओगे तो आप तो ये मानकर चलोगे ना कि एक टाइम बाद मेरी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी उस ज़माने में, आने वाले ज़माने में, तो आप ये मान के चलोगे ना। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड, मतलब पहले से हम प्रत्याशित करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि कुछ समय बाद नई टेक्नोलॉजी आएगी और मुझे अपने आप को अपडेट करना है, ठीक है। और किस किस कारण से हो सकता है ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक कारण इसका ये हो गया चेंज इन टेक्नोलॉजी, और दूसरा कारण हो सकता है चेंज इन डिमांड, ठीक है, डिमांड आपकी कम हो जाए, ठीक है, डिमांड कम हो गई। जैसे पहले के ज़माने में भैया बेल बॉटम पैंट का फैशन चलता था, अमिताभ बच्चन पहनते थे ना नीचे से चौड़ी सी पैंट, अब क्या है, अब कोई पहनता है भाई, डिमांड चेंज हो गई। तो पहले जो कंपनी ऐसी पैंटें बनाती थी ऐसा जो नीचे से चौड़ी हो, तो वो मशीनें जो नीचे से चौड़ी वाली मशीन पैंट बनाती थी, अब उसकी कोई वैल्यू है उन मशीनों की, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब डिमांड ही चेंज हो गई है। अब तो ऐसी नैरो बॉटम पैंट्स पहन रहे हैं लोग, ठीक है। तो अब ऐसी मशीनें की डिमांड है जो नैरो बॉटम पैंट्स बनाती हैं, ठीक है ना। तो यानी कि डिमांड में चेंज होने के कारण भी आपकी मशीनों के या आपकी जो कैपिटल गुड्स हैं उसके मूल्य में कमी आ सकती है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रत्याशित अप्रचलन। एक चौथा कारण है आपका, 3 कारण हो गए, चौथा आपका इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और किस कारण से आ सकती है आपकी कमी, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस, हिंदी में बोलेंगे अप्रत्याशित। वो प्रत्याशित था, ये क्या है, अप्रत्याशित, जिसकी कल्पना जिसके बारे में सोचा भी ना हो, कल्पना भी ना किया हो, अप्रत्याशित अप्रचलन, ठीक है। इसके कारण भी आपके कैपिटल गुड्स के मूल्य में, उसकी वैल्यू में, पैसे में कमी आती है, मूल्य में कमी आती है। क्यों, अब ये अप्रत्याशित अप्रचलन यानी कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये भी 2 तरीके से हो सकता है। किन किन कारणों से होता है ये वाला, ठीक है। ये 2 नेचुरल कैलामिटीज़, ठीक है, मतलब प्राकृतिक आपदाओं के कारण, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एक कंपनी लगाई, ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, कंपनी लगाने के बाद, ठीक है, आपकी बढ़िया मशीन चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से बिजली गिर गई, बारिश हुई, खूब तेज बिजली कड़की और आपके प्लांट पे गिर गई, मशीन पे, कंपनी के ऊपर, और सारी मशीनें फूक गई, जल के राख हो गई, ठीक है। अब वो जल के राख हो गई, तो अब आप वो मशीनें जो हैं उनकी उसमें क्या हो गया, मूल्य ह्रास हो गया, उस मशीनों में क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, मूल्य ह्रास हो गया, उन मशीनों की वैल्यू कम हो गई। तो कहने का मतलब है, क्या आपने सोचा था कि ऐसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो ऊपर से बिजली गिरेगी और मेरा उसमें मशीन पे गिरेगी और सब जल के राख हो जाएंगी, नहीं सोचा था ना। इसलिए ये क्या है, अप्रत्याशित है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है।
ठीक है, ठीक। अब ऐसे ही और क्या हो सकता है भाई, रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है, मंदी, ठीक है, आर्थिक मंदी, ठीक, मंदी। अब जैसे मान लीजिए आज का ही टाइम ले लो, ठीक है, कोरोना वायरस चल रहा है इतना भयंकर, तो पूरी दुनिया मंदी में जाने वाली है, मतलब कई नौकरियां खत्म हो जाएंगी, कई कंपनियों में प्लांट बंद होने के कगार पे, प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो जो मशीनें पड़ी हैं वो सारी की सारी, अब कोई और मशीनें खरीदेगा, अब कोई और खरीदेगा ही नहीं, और जो ऑलरेडी मशीन है उनको कोई बेचेगा तो उसको अच्छे पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि भैया क्या है भाई, आर्थिक मंदी है, ठीक है, आर्थिक मंदी के कारण जो है आपकी मशीनों की डिमांड कम हो गई है, उसकी मूल्य में वृद्धि ना हो रही है, उसमें कमी आ रही है बल्कि, और गिरावट आ रही है। तो ये इस कारण भी आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के कारण भी, यानी कि जो कि आपका प्राकृतिक आपदा या मंदी के कारण भी आपका मशीनों का मूल्य ह्रास हो सकता है। तो ये 4 कारण थे जिस वजह से आपका मूल्य ह्रास होता है। पहला कारण क्या था आपका, नॉर्मल वियर एंड टियर, सामान्य टूट फूट। दूसरा, एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से। तीसरा, आपका मूल्य ह्रास और किस वजह से हो सकता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से, यानी कि प्रत्याशित अप्रचलन की वजह से। जो प्रत्याशित अप्रचलन कई तरीकों से हो सकता है, वैसे मुख्य 2 तरीके हैं, जैसे कि आपका उसमें क्या हो जाए, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाए, या फिर डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड बदल जाए, तो इस वजह से भी आपकी कंपनी के जो कैपिटल गुड्स हैं उनका मूल्य ह्रास हो सकता है। या चौथा जो होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस होता है, या जैसे कि जो नेचुरल कालामिटीज़ या आपका प्राकृतिक आपदा या मंदी के कारण भी आपके जो कंपनी में जो मशीनें रखी हुई हैं, कैपिटल गुड्स रखा है, उनकी डिमांड कम हो सकती है, यानी कि उनके मूल्य में ह्रास हो सकता है। तो फाइनली बच्चों, आज हम अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने क्या क्या देखा, एक हल्का सा रिकैप देख लेते हैं। आज हमने शुरुआत की थी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से, फिर हमने नेट इन्वेस्टमेंट देखा, फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में अंतर समझा, फिर डेप्रिसिएशन देखा, डेप्रिसिएशन के कारण देखे। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।